हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परचम क्लासेस। दिस इज पीयूष योर इंग्लिश मेंटर। आज के 50 गोल्डन रूल्स में हम पढ़ेंगे दो और इंटरेस्टिंग रूल्स को, जानेंगे उन पे बेस्ड कौन से एक्सेप्शंस होते हैं, फिर करेंगे उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को, और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से प्रीवियस ईयर में आए हुए रिलेटेड रूल्स एंड उन पे बेस्ड क्वेश्चंस को। आज की इस क्लास का बेसिस रहने वाला है प्रोनाउंस। आई होप आपको प्रोनाउंस का आइडिया होगा। जब भी हम किसी का नाम बार बार रिपीट करने से बचना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं प्रोनाउंस को। क्या आप समझ पाए? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला मैं कल राहुल से मिला था। राहुल बहुत ओबीडियंट बच्चा है, राहुल क्लास 7th में पढ़ता है, राहुल सेंट जोसेफ में पढ़ता है। आपने बोला बार बार आप राहुल वर्ड को रिपीट क्यों कर रहे हो? क्या आपके पास कोई और वर्ड है जिसको आप यूज कर पाओ और राहुल वर्ड आपको रिपीट ना करना पड़े? मैंने बोला मैं इसकी जगह पे ही वर्ड यूज कर सकता हूं। अब ये ही वर्ड कौन है? प्रोनाउन है। चलिए देखते हैं ऐसे और कौन से वर्ड्स होते हैं और इनकी और क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद जानेंगे इंटरेस्टिंग रूल्स को और एक्सेप्शंस को, फिर करेंगे क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं प्रोनाउंस कौन से फॉर्म लेके आते हैं। ये आपके सामने एक बड़ा सा लिस्ट खुला हुआ है, इसको देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है। चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता रहता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हमारे सामने ये आता है कि हमको किसी भी आदमी के लिए वो चीज या किसी भी चीज के लिए वो चीज रिप्लेस करनी है। लेकिन क्या हमेशा हम, जैसे मैंने राहुल की बात की थी, तो क्या हम हमेशा एक बॉय की ही बात करेंगे? हो सकता है मैंने अपनी बात की हो सकता है मैंने अपनी टीम की बात की हो जिसमें बहुत सारे लोग हो सकता है मैंने राहुल की बात की हो जो मेरे लिए ही है, हो सकता है मैंने वंशिका की बात की हो जो मेरे लिए शी है, हो सकता है मैंने इस पेन की बात की हो जो मेरे लिए इट है। यानी कि मल्टीपल वर्ड्स यहां पे हो सकते हैं। तो उनके साथ में हम कौन सी फॉर्म्स यूज कर सकते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाली लिस्ट पे ध्यान नहीं देना है, अभी फिलहाल सिंगुलर और प्लूरल वाली लिस्ट पे ध्यान नहीं देना है, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस पे। अब जानते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, जब भी आप सेंटेंस को शुरू करते हो, जैसे जो सबसे पहली बात करी जाती है वो सब्जेक्ट होती है, इसीलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस शुरुआत में यूज होते हैं। तो सेंटेंस को शुरू करने के लिए जो प्रोनाउंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जैसे अपने लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज कर सकता हूं? आई यूज कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मेरा टीम या मेरा ग्रुप है तो मैं वी यूज करूंगा। फिर जो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड होगा जिसको मैं तुम कह के बोल सकता हूं, उसके लिए मेरे पास में वर्ड है यू। फिर आते हैं राहुल के लिए जो मैंने यूज किया था वो वर्ड था ही। फिर आते हैं अगर मैं किसी वंशिका नाम की या किसी लड़की के लिए भी जो प्रोनाउन यूज कर सकता हूं वो होगा शी। फिर आते हैं एक नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट यूज कर सकते हैं। और अगर मेरे सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं जो एक से ज्यादा हैं तो मेरे पास प्रोनाउन क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। अब आप देखिए, हर कैटेगरी के लोग या किसी चीज के लिए आपके पास में प्रोनाउंस अवेलेबल हैं। ये तो हो गए सब्जेक्ट, ये तो हो गए सेंटेंस को शुरू करने वाले वर्ड्स। लेकिन अगर सेंटेंस को खत्म करना होगा या लास्ट में अगर हमें यूज करना होगा, तब हमारे पास में होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस के बाद में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, वैसे ही सेंटेंस के लास्ट में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। अगर मुझे अपने लिए वर्ड यूज करना है तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये होगा आई, लेकिन एंड करने के लिए होगा मी। वैसे ही मेरी टीम वाली बात करने के लिए, एंड करने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा अस। यू का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। यू का ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। फिर शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव होता है देम। बात समझ आ रही है? फिर आते हैं थर्ड कैटेगरी पे। फिर आता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, फिर आता है पॉसेसिव प्रोनाउन। अब आपको लगेगा हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो हमें प्रोनाउंस की जगह आप एडजेक्टिव वाली लिस्ट क्यों दे रहे हो? आपने देखा होगा बुक में हमेशा जब हम पॉसेसिव केस की बात करते हैं, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा ये पेन मेरा है, तो मेरा वर्ड क्या दिखा रहा है? पोजेशन दिखा रहा है कि ये चीज किसको बिलोंग कर रही है। ऐसी चीज मैं दो तरीके से कह सकता हूं। जैसे ये मेरा पेन है, पहला तरीका, ये पेन मेरा है। तो दो तरीके से हम इस चीज को लिख सकते हैं। हिंदी में तो हमने जो दोनों वर्ड्स यूज किए थे वो मेरा ही था, लेकिन इंग्लिश में ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं।
एक तरफ एक वर्ड को हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरे को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज माई पेन, तो ये माई क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आ गया। दिस पेन इज माइन, अब ये क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन में आ गया। कौन सा वाला क्यों है, इसको हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए, जैसे वी की बात करें तो हमारे पास में कौन से वर्ड हैं, आर है और आर्स है, फिर योर और योर्स आता है, फिर हिज, दोनों में सेम रहता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में सेम रहता है। हर की जगह हर होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और पॉजेसिव प्रोनाउन में ये हर्स हो जाता है, HERS। फिर इट्स और इट्स सेम रहता है, फिर देयर और देयर्स हो जाता है। ये वाली जो लिस्ट है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन की, यानी कि पॉजेसिव वाले वर्ड्स की, इनका डिस्कशन अभी थोड़ी देर बात करना है, बट आपको फिलहाल ये वर्ड्स समझ आने चाहिए। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, आपने अगर फिजिक्स पढ़ी हो, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिफ्लेक्ट करना, आके वापस चले जाना। तो रिफ्लेक्सिव में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो सेल्फ या सेल्व्स लेते हैं अपने साथ में। जैसे मी का आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव हो जाएगा आर सेल्व्स, यू का हो जाएगा योर सेल्फ, ही का हो जाता है हिम सेल्फ, वैसे ही शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्व्स। तो ये था चार्ट का पूरे एक एट अ ग्लांस रिव्यू। अब एक एक करके समझते हैं कि कौन से वाले वर्ड को कब यूज किया जाता है और क्या है इनका सही तरीका इसको यूज करने का। ठीक है, आई होप अभी ये जो वर्ड्स लिखे हैं आपको थोड़े समझ आए होंगे कि कौन से वर्ड्स कहां होते हैं। अब जानते हैं कि करके इस लिस्ट के बारे में। चलिए, प्रोनाउंस को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ 3 पर्सन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। अभी जो आपने प्रोनाउंस लिस्ट पढ़ी है उसको हम 3 पर्सन्स के बेसिस पे जज करते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन। ये आपने सुना भी होगा, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। इसको याद कैसे रखें, चलिए एक इंटरेस्टिंग तरीका बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए क्लास में टेस्ट हो तो आप हमेशा क्या चाहोगे, कौन फर्स्ट आए, हमेशा आप फर्स्ट आओ, यही चाहोगे। तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहला वर्ड होता है आई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हर बच्चे की एक टीम है तो आप क्या चाहोगे, आपकी टीम फर्स्ट आए, मतलब वी को भी आप फर्स्ट देखना चाहोगे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट तो हम ही आएंगे, फर्स्ट नहीं किसी और को आने दे सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा जिसको हम तुम कह के बोलते हैं, वो सेकंड आ जाएगा तो चलेगा, है ना। तो सेकंड पर्सन में कौन आता है बेटा, यू आता है, ठीक है। और अगर यू की टीम होती है तब भी हम यू ही बोलते हैं, जैसे यू पीपल, तो यू सिंगल के लिए भी यू होता है और प्लूरल के लिए भी बेटा क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पर्सन पे। अब थर्ड पर्सन में जैसे मान लीजिए क्लास में टेस्ट हुआ, फर्स्ट आप आ गए, सेकंड आपका फ्रेंड आ गया, अब थर्ड कोई भी आए आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप और आपके फ्रेंड का काम हो गया। इसलिए थर्ड पर्सन में जितने बचे प्रोनाउंस हैं, मतलब ये आ जाता है ही, ये आ जाता है शी, ये आ जाता है इट, ये आ जाता है दे, या फिर किसी का नाम होता है वो भी यहीं पे फिट कर देते हैं। समझ गए आप, ये फर्स्ट पर्सन में क्या है, सेकंड पर्सन में क्या है, थर्ड पर्सन में क्या है। अब मेरे ख्याल से आपको ये याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहां पे फर्स्ट पर्सन में जो 2 वर्ड्स लिखे हैं, इसमें से एक सिंगुलर है और दूसरा एक से ज्यादा लोगों के लिए। मतलब आई क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक आदमी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन वी क्या है, एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लूरल। मतलब हर पर्सन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अब आते हैं उसी लिस्ट में और देखते हैं प्लूरल और सिंगुलर कैसे फिट होता है। देखिए यहां पे आपके सामने ये लिस्ट थी, हमने जाना था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ऐसे होता था। हमने फिर क्या देखा कि हमारे फर्स्ट पर्सन में कितनी चीजें आ रही थी, 2 चीजें आ रही थी। एक मेरे लिए आ रहा था, मतलब आई के लिए, जब मैंने एक चीज को कंसीडर किया था, इसीलिए आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। समझ गए आप। फिर मैंने देखा था अपने को ही मैं फर्स्ट पे रख रहा था, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में टीम थी तो मैंने वी को भी फर्स्ट में रखा था, इसीलिए फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है बेटा, वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होगा आई और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा वी, ठीक है। सेकंड पर्सन पे आते हैं। हमने देखा था सेकंड पर्सन में दोनों जगह पे यू ही था, इसीलिए सेकंड पर्सन में दोनों जगह पे क्या होता है, यू। अगर सिंगुलर होगा तब भी हम यू लिखेंगे, प्लूरल होगा तब भी हम यू ही लिखते हैं बेटा, ठीक है। बाकी बची सारी चीजें किधर चली गई, थर्ड पर्सन में। अब देखिए थर्ड पर्सन में कई सारे वर्ड्स हैं,
जिसमें अगर मैं ही बोल रहा हूं तो एक आदमी होगा, शी बोल रहा हूं तो एक लड़की होगी, इट बोल रहा हूं तो एक चीज होगी, यानी कि ये तीनों क्या हो गए बेटा, सिंगुलर हो गए। अगर मैंने दे बोलना शुरू किया तो ये क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा, इसीलिए थर्ड पर्सन का प्लूरल में क्या आ जाता है बेटा, दे आ जाता है। अब ये चार्ट में आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, और थर्ड पर्सन का क्या होता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कब यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में होता है, इसीलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू स्टार्ट द सेंटेंस और एज द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जैसी बात की थी एग्जैक्टली वैसे ही है। जैसे मान लीजिए हर ऑब्लिक शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब सेंटेंस को शुरू करना है, कौन सा वाला लेना चाहिए, सब्जेक्टिव। हर और शी में से क्या चीज सब्जेक्टिव है, जरा देख के बताइए। हर और शी में से क्या चीज सब्जेक्टिव है, शी है सब्जेक्टिव, इसीलिए हर की जगह मुझे शी लेना पड़ेगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, इसमें हर की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, शी लेना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड देखिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एंड द सेंटेंस और एज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। जब सेंटेंस को खत्म करना होगा तब कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे दिस बुक इज फॉर, आई लिखेंगे या मी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव होता है मी, सब्जेक्टिव होता है आई, हमको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्टिव, इसीलिए आई गलत है यहां पे बेटा, मी लिखेंगे तब ये सेंटेंस को सही माना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। When we use pronoun after the verb, it is written in objective form. जब हम वर्ब के बाद प्रोनाउन लिखते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम वर्ब के बाद में कोई प्रोनाउन लिखते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। जैसे शी किल्ड, अब किल्ड क्या है बेटा, वर्ब है, इसके बाद में जब हम प्रोनाउन लिखेंगे तो किस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में। यहां पे ही क्या है, सब्जेक्टिव, मतलब करेक्ट क्या होगा, हिम। ठीक है। सेकंड देखिए, ही टॉट, यहां पे शी होगा कि हर होगा, टॉट है वर्ब, इसीलिए बाद वाला प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्टिव, और शी है सब्जेक्टिव, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, हर को हम चूज कर लेंगे। वी स्लैप्ड, हमने झापड़ मारा, स्लैप्ड क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद में कौन सा फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो दे गलत है, यहां पे क्या लगाएंगे बेटा, देम लगाएंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब वर्ब लिखा जाएगा उसके बाद में कौन सी फॉर्म लगाते हैं प्रोनाउन की, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। 11 नंबर रूल ये बोल रहा है। अब जरा सा एक और रूल देखिए ध्यान से, व्हेन द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड द प्रोनाउन इज यूज्ड इन सब्जेक्टिव फॉर्म। इसका मतलब है ये एक्सेप्शन है। अभी तक जो हमने रूल पढ़ा था उसमें वर्ब के बाद में क्या लगाते थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, लेकिन जब ये वाली वर्ब यूज होंगी तब आप कौन सा फॉर्म लगाओगे, सब्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे हमेशा, ध्यान रहे। तो ये वर्ब्स कौन सी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और सच एज। ये वाले वर्ड्स जैसे ही सेंटेंस में यूज होंगे आपको हमेशा उसके बाद में कौन सी फॉर्म लगानी होगी बेटा, सब्जेक्टिव फॉर्म लगानी होगी। वैसे आप हमेशा ऑब्जेक्टिव लगाओगे वर्ब के बाद में, लेकिन अगर ये वाली आ गई इनके बाद में आप क्या लगाओगे, हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म। इसको ध्यान रखिएगा। वर्ड्स है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और सच एज। ठीक है। ये 8 वर्ड्स की लिस्ट है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है, बट इसको ध्यान रखना बहुत मुश्किल है। तो याद कर लीजिए और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस पढ़ रहे हो अगर ये वाले वर्ड्स आए हैं तो बी केयरफुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव द ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस इज सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। अच्छा, जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हम प्रोनाउंस का ऑर्डर क्या रखते हैं बेटा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसको याद कैसे रखा जाए, चलिए आपको बताता हूं एक आसान तरीका। मान लीजिए आप किसी से मिलने गए हो, ये रहा, ये आप हो, ये टेबल है, ये आप हो, ये वो आपका फ्रेंड है, और ये फ्रेंड, ये आप हो ए, और ये है आपका फ्रेंड बी, और ये अपने साथ में किसी और को लेके आया जो सी है। आपका फ्रेंड कौन है, ये, मतलब आप कौन से पर्सन हो गए, फर्स्ट पर्सन, आपका फ्रेंड कौन हो गया, सेकंड पर्सन, और जिसके साथ में वो आया है वो आदमी आपके लिए कौन है, ये हो गया थर्ड पर्सन। ठीक है, ध्यान से देखिए इस चीज को, ये हो गया थर्ड पर्सन। अब जैसे ही आप लोग ने बातचीत शुरू करी ये थर्ड पर्सन यहां से चला गया, अब ये यहां पे नहीं है, ये कहां चला गया, वॉशरूम चला गया।
अब ये थर्ड पर्सन यहां पे नहीं है, ठीक है, समझ गए आप, ये यहां पे नहीं है। अभी कौन बचा, आप और ये लड़का बचा, ठीक। अब मान लीजिए आप पहली बार इससे मिल रहे हो, तब आपके सामने अगर फूड आया, ये फूड है, नूडल्स है, ये थोड़ी गंदी सी लग रही है बट नूडल्स है, आपके सामने फूड आया, अब आप किसकी प्लेट में पहले सर्व करोगे, सबसे पहले आप करोगे जिससे आप मिलने आए हो, मतलब सेकंड पर्सन की प्लेट में, फिर आप सर्व करोगे उसके फ्रेंड की प्लेट में, और लास्ट में सर्व करोगे अपनी प्लेट्स में, अपनी प्लेट में सर्व करोगे सबसे लास्ट में। मतलब पहले उस आदमी की प्लेट में जिससे आप मिलने गए हो, मतलब सेकंड पर्सन, फिर जो उसका दोस्त था यानी कि थर्ड पर्सन, लास्ट में आप सर्व करोगे अपनी प्लेट में, ठीक है। तो ये एटिकेट शो करने का तरीका होता है कि पहले जो सामने मिलने आया है उसकी प्लेट में, फिर थर्ड पर्सन जो उसके साथ में आया है उसकी प्लेट में, और सबसे लास्ट में अपने आप को कंसिडर हम करते हैं। इससे ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है बेटा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। ये एक पॉजिटिव जेस्चर था, ये एक पॉजिटिव नोट पे सेंटेंस था, इसीलिए इसमें ऑर्डर क्या था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अब मान लेते हैं यहां पे हो गई लड़ाई, अब ये केस खत्म हो गया, अब हो गई यहां पे लड़ाई। अब बात आई ब्लेम करने की कि किसको ब्लेम करना है, अब बात आ गई लड़ाई पे, यानी कि सेंटेंस हो गया नेगेटिव। अब अगर आप इसकी बुराई पहले करोगे तो ये क्रिटिसिज्म माना जाएगा, ये सही नहीं है। अगर जो बंदा यहां पे नहीं था इसकी बुराई करोगे तब भी गलत हो जाएगा। यानी कि अगर बुराई करने की बात होगी तो सबसे पहले आपको अपने आप पे आना पड़ेगा, उसके बाद में आप आओगे उसके ऊपर जिसको आप जानते हो, फिर लास्ट में आप उसके ऊपर आओगे जो बंदा वहां पे नहीं है या फिर जो आपके लिए नया है। मतलब अगर सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है तो आपका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 2 3 1। अगर चीजें नेगेटिव हो गई तब आपका ऑर्डर क्या होगा बेटा, 1 2 3, ठीक है। चलिए देखते हैं रूल क्या कहना चाहता है इसके बारे में। रूल कह रहा है when the sentence is positive the order of pronouns is second person, third person and first person। अभी जो स्टोरी छोटी सी बताई है उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, पहले जो आपका दोस्त आया है, फिर उसके बाद में उसके साथ जो आया था थर्ड पर्सन, और फिर आप अपनी प्लेट में सर्व करोगे। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए यू, शी और आई, ठीक है। फिर मान लीजिए यू, इट और आई, इट भी तो थर्ड पर्सन होता है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, आई यू एंड शी विल बी अवॉर्डेड। अब अवार्ड मिल रहा है मतलब पॉजिटिव है सेंटेंस, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन। अब यहां पे क्या है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, यू कौन सा है, सेकंड, और शी कौन सा है, थर्ड पर्सन। मतलब ये ऑर्डर क्या है, गलत है। इसका सही ऑर्डर क्या होगा बेटा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, ये तीनों ऑर्डर गलत हैं। इसकी जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा सही करने के लिए, इट शुड बी यू कॉमा शी एंड आई, तब ये सही होगा। सो सही सेंटेंस होगा यू, शी एंड आई विल बी अवॉर्डेड। आई होप अभी समझ आ गया होगा आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अगर सेंटेंस नेगेटिव हो गया या फिर प्लूरल प्रोनाउंस यूज हुए हैं। प्लूरल हमने पढ़ा था ना, सिंगुलर होता है थर्ड पर्सन का, सेकंड पर्सन का और फर्स्ट पर्सन का, और सिंगुलर भी होता है। तो या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर उसमें जो प्रोनाउंस यूज हुए हैं वो सारे प्लूरल हो, जैसे यहां पे लिखा है वी, यू और दे। दोनों में से कोई भी केस होगा, आपका ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3। हमने पढ़ा था अगर लड़ाई हो गई या फिर कुछ भी नेगेटिव हो गया तो सबसे पहले किसको ब्लेम करेंगे, अपने आप को, फिर किसको ब्लेम करेंगे, जिससे आप मिलने आए हो यानी कि सेकंड पर्सन को, फिर लास्ट में ब्लेम करेंगे जो आदमी उसके साथ में आया है मतलब थर्ड पर्सन। तो नेगेटिव में क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या फिर अगर प्लूरल है तो भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फिर होगा सेकंड पर्सन और फिर होगा थर्ड पर्सन। क्लियर है बात। चलिए सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस लिखा है यू, ही एंड आई हैव बीन पनिश्ड। अब पनिशमेंट कैसा है बेटा, नेगेटिव वर्ड है। अब यहां पे सेंटेंस में क्या होना चाहिए, 1 2 3 वाला ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। यू कैसा है, सेकंड पर्सन, ही कैसा है, थर्ड पर्सन, और आई कैसा है, फर्स्ट पर्सन। मतलब ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, गलत है। तो इसको हटाएंगे, इसकी जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे होगा आई, यू एंड ही हैव बीन पनिश्ड। अब ये सही माना जाएगा। तो यू, ही एंड आई हैव बीन पनिश्ड की जगह क्या होना चाहिए, आई, यू एंड ही हैव बीन पनिश्ड। ठीक है बेटा, समझ गए। चलिए ही के साथ में हैव इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे एक से ज्यादा लोगों को कंबाइन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए चेक करने की बारी आ गई है। आई एम डैम श्योर दैट आई, यू एंड शी विल बी पनिश्ड फॉर दिस ऑफेंस।
अब यहां पे पनिशमेंट की बात है, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव में क्या ऑर्डर सीखा था? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का ऑर्डर सीखा था। फर्स्ट है ये, सेकंड है ये और थर्ड है ये, मतलब ये सेंटेंस सही है। इसमें आई लिखा है मतलब फर्स्ट पर्सन, यू लिखा है मतलब सेकंड पर्सन, शी लिखा है मतलब थर्ड पर्सन, और ये सेंटेंस नेगेटिव था। पनिशमेंट एक नेगेटिव चीज है, इसलिए इसका ऑर्डर होना चाहिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसे ही यूज हुआ है, मतलब इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए सेकंड पे आते हैं। इट इज मी हु विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग रॉन्ग गोज इन दिस प्रोसेस। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था ऐसे वर्ब्स के बारे में जिनके बाद में अगर प्रोनाउन आएगा तो हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे। कौन से थे वो वर्ड्स? इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और सच एज। यहां पे देखिए उसमें से एक वर्ड यूज हुआ है, कौन सा है? इज। इज के बाद में लिखा है मी। मी यहां पे गलत है, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे बेटा? आई लगाएंगे, तब ये सेंटेंस को सही माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्यों यहां पे आई लगा रहे हैं? क्योंकि इज के बाद में हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज होता है। मी कौन सा फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मी को हटा के आई कर देंगे। क्लियर? चलो आते हैं नंबर 3 पे। यू विल नॉट बिलीव मी बट आई हैव नॉट सीन सच एन ऑनेस्ट मैन एज हिम। ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था सच एज। अब जब भी सच एज लिखा जाएगा ना, इसके बीच में थोड़े थोड़े वर्ड्स डाल दिए जाएंगे जिससे आप कंफ्यूज रहो। तो सच एज के बाद में अगर कोई प्रोनाउन लिखा है, तो हमने वो लिस्ट पढ़ी थी ना, इज, एम, आर, वॉज, वर वाली, उसमें सच एज के बाद में जो भी प्रोनाउन होगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा? सब्जेक्टिव फॉर्म में। हिम कौन सा फॉर्म है? ऑब्जेक्टिव, इसलिए हिम को काट के क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे और सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर देंगे। एक्चुअल सेंटेंस जो होगा वो होगा ही इज, लेकिन आपको फिलहाल हिम की जगह हिज लिखना है और सेंटेंस सही हो जाएगा। आपको तो इनफैक्ट सिर्फ एरर निकालनी होगी। तो यहां पे हिम गलत है, इट शुड बी ही। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सच एज के बाद में सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहना चाहिए। ठीक है बेटा, फोर्थ नंबर पे आते हैं। इट वॉज हिम फॉर हुम पीपल वर रेडी टू सैक्रिफाइस एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर से अगर आप नोटिस करो तो वॉज के बाद में हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन और सच एज के बाद में कौन सा फॉर्म यूज करना था? सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना था। वॉज के बाद में जो फॉर्म लिखा है ये कौन सा फॉर्म है बेटा? ये है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो हिम को हटाएंगे, हिम की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा? ही लिखेंगे, तब ये सेंटेंस सही माना जाएगा। याद करिए, हमने पहले रूल में पढ़ा था यही चीज कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर बी, बीन या सच एज के बाद में हमें कोई प्रोनाउन यूज करनी पड़ेगी तो कौन सी होगी वो? सब्जेक्टिव फॉर्म। यहां पे हिम लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम हिम को काट के ही लिखेंगे। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज ओपन इन्विटेशन वॉज ऑफर्ड सो यू, आई एंड ही कैन गो एंड हैव डिलीशियस फूड आइटम्स। ध्यान से समझिए, यहां पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ओपन इन्विटेशन है, मस्त जाके वहां पे खाना वाना खा के वापस आ जाओ। अब इसमें ना 3 प्रोनाउंस लिखे हैं, कौन से? यू, आई और ही। 3 प्रोनाउंस हैं। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। हमने पढ़ा था जब भी प्रोनाउंस एक से ज्यादा यूज होंगे और सेंटेंस पॉजिटिव होगा, हम क्या सीक्वेंस रखेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में 2 का, 3 का और 1 का, 2, 3, 1 का इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। यहां पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो है? 2, 1 और 3 का, मतलब यहां पे गड़बड़ी है। क्या होना चाहिए? यू, आई एंड ही की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? यू, ही एंड आई लिखना पड़ेगा। समझ गए आप क्या गड़बड़ी है? यू, आई एंड ही हटा के हमें लिखना पड़ेगा यू, ही एंड आई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? चलिए अगले रूल पे आते हैं। रूल नंबर 12 कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, कैन नॉट एक्ट, माइंड दिस वर्ड, कैन नॉट एक्ट एज a subject of a sentence. The subjective form of the same reflexive pronoun needs to be used before that reflexive pronoun. ध्यान से समझिए, आप किसी से मिले, आपने कहा हाय माई सेल्फ पीयूष उपाध्याय। क्या ये माई सेल्फ से शुरू करना सही था? ये बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रहे, आप किसी भी सेंटेंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर सेल्फ या सेल्व्स वाला जो प्रोनाउन होता है उससे शुरू नहीं कर सकते, ये गलत माना जाता है। कैसे हो सकता है फिर? पहले आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा किसी का भी। जैसे आपने माई सेल्फ यूज किया है, उसके पहले आपको आई यूज करना पड़ेगा, तब वो सेंटेंस सही माना जाएगा। अगर आप सीधा सीधा माई सेल्फ से शुरू करोगे तो सेंटेंस गलत माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ विल डू दिस
बिफोर एनीथिंग एल्स। अब यहां पे शुरुआत हो गई माई सेल्फ से, ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां पे माई सेल्फ की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, यानी कि आई। गुड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब यहां पे देमसेल्व्स तो लिखा है, लेकिन क्या इसके पहले इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा हुआ है? यहां पे देखिए दोज लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि देमसेल्व्स के हिसाब वाला वर्ड यहां लिखा है, इसीलिए सेकंड वाला सेंटेंस सही है। अगर देमसेल्व्स से पहले दोज, दे, देम ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इसको सिर्फ तभी सही मानेंगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। There are two reciprocal pronouns only, each with a predefined limits. Observe them carefully. Reciprocal pronouns होते हैं, इनमें सिर्फ दो ही वर्ड्स होते हैं, और यही आपको मुश्किल कर देते हैं क्वेश्चंस को आंसर करना। तो जरा इनको ध्यान से समझिए। पहला रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर, जो हम सिर्फ दो चीजों के लिए लगाते हैं। सेकंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वन अनदर, जो हम हमेशा दो से ज्यादा चीजों के साथ में ही लगा सकते हैं। अगर दो चीजें हैं तो आप सिर्फ ईच अदर लगाओगे, दो चीज नहीं है, अगर मेंशन्ड है तब आप ईच अदर लगाओगे, मेंशन्ड नहीं है तो आप मानोगे कि वो दो से ज्यादा होगी, आप ईच अदर वन अनदर लगा दोगे। ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। फिर आता है बोथ। ये वर्ड काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिए, बोथ इज नॉट फॉलोड बाय अ नेगेटिव वर्ड, ये सबसे पहली चीज है। बोथ के बाद में नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, पहली बात। एंड शुड बी फॉलोड बाय एंड, बोथ के बाद में जो उसका पेयर होता है वो एंड के साथ बनाया जाता है, ना कि एज वेल एज के साथ में। जब आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलेगा तो बोथ से स्टार्ट तो हुआ होगा, लेकिन आगे पेयरिंग उसकी एंड से ना करके एज वेल एज से कर दी जाएगी, जो गलत होगी। जैसे बोथ माई अंकल एज वेल एज माई ब्रदर्स विल बी अटेंडिंग द फंक्शन। अब बोथ से शुरुआत हुई है तो जो पेयरिंग होनी चाहिए वो एज वेल एज की नहीं हो सकती है, इसकी जगह पे हमें किसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी बेटा? एज वेल एज की जगह पे हमको हटा के लगाना पड़ेगा एंड। ये सेंटेंस तब सही माना जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो बोथ से सेंटेंस शुरू हो रहा है या बोथ आ रहा है, उसके बाद में आप एज वेल एज की जगह क्या लगाओगे? एंड लगाओगे। सेकंड देखो, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी फॉर मूवी। हमने पहला पढ़ा था बोथ को हम नेगेटिव के साथ नहीं यूज कर सकते, मतलब यहां से आप नॉट को हटा दोगे। ठीक है, और ये सेंटेंस क्या हो गया? बोथ ऑफ माई पेरेंट्स विल नॉट अलाउ मी फॉर अ मूवी। अब ये कुछ ऐसा हो गया। अब यहां पे बोथ को भी हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा? नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स। जबकि जब भी आपके सेंटेंस, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी यूज हुआ मिलेगा, तो ये बोथ वाला और नॉट वाला पार्ट एक साथ ही दिया होगा, क्योंकि दो जगह आप एरर नहीं निकाल सकते। तो करेक्ट कैसे होगा? बोथ की जगह पे हमको नाइदर यूज करना पड़ेगा और उसके लिए हमें नॉट को काटना पड़ेगा। ध्यान रहिए, जब भी बोथ के साथ में नॉट लगा होगा, आप बोथ को काट के नाइदर लिख दोगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। आइदर, नाइदर, ईच अदर। ये आइदर और नाइदर आपने हमेशा से पढ़ा होगा, ये दो चीजों के साथ में यूज होते हैं। पॉजिटिव रहता है तो आइदर होता है, नेगेटिव रहता है तो नाइदर रहता है। फिर आता है ईच अदर। अभी हमने पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में ईच अदर किस लिए यूज करते हैं? दो चीजों के लिए। तो ये तीन वर्ड्स हमेशा दो चीजों के लिए यूज करते हैं। पहला आइदर, फिर आता है नाइदर, फिर आता है ईच अदर। ये तीनों वर्ड्स किस लिए यूज होंगे? हमेशा जब भी हम दो चीजों की बात करेंगे। ठीक है बेटा। फिर आता है एनीवन, फिर आता है नन और फिर आता है वन अनदर। ध्यान से देखिए, एनीवन हम कब यूज करते हैं? जब भी हमको आइदर की जगह पे कोई वर्ड यूज करना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं? एनीवन। मान लीजिए दो की लिमिट नहीं है तो आइदर नहीं यूज हो सकता, फिर क्या लगाएंगे? एनीवन लगाएंगे। नाइदर, जब मान लीजिए दो की लिमिट नहीं है तो नाइदर नहीं लग सकता, फिर नाइदर की जगह क्या लगाना पड़ेगा? नन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दो की लिमिट नहीं है तो हम ईच अदर भी नहीं लगा सकते, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे? वन अनदर लगाएंगे। ये ध्यान रखिए, इसके अलावा किसी और वर्ड से आप रिप्लेस नहीं कर सकते बेटा। आपको आइदर का रिप्लेसमेंट किससे चाहिए होगा? एनीवन से। नाइदर का रिप्लेसमेंट चाहिए होगा नन से, और ईच अदर का रिप्लेसमेंट चाहिए होगा वन अनदर से। ठीक है, इनका यूज कब करते हैं? जब भी हम मोर देन टू थिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, दो से ज्यादा चीजों की बात होगी, सिर्फ तभी इनका यूज हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। वी शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए या एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। यहां पे क्या दो लोग मेंशन्ड हैं? नहीं मेंशन्ड है, इसलिए यहां पे वन अनदर लगेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एनी वन ऑफ हिज हैंड्स इज डिफेक्टिव। अब एक कॉमन सेंस से बताइए, हाथ कितने होते हैं?
दो होते हैं। तो क्या मैं एनीवन लगा सकता हूं यहां पे एनीवन लगाना बिल्कुल गलत माना जाएगा, क्योंकि दो हाथ है ये अंडरस्टूड है। तो यहां पे दो नहीं लिखा है, फिर भी हम ये समझ जाएंगे कि यहां पे कितनी चीजों की बात हुई है, दो चीजों की बात हुई है। तो दो चीजों के लिए क्या हम एनीवन लगा सकते हैं? नहीं, एनीवन की जगह बेटा क्या लगाओगे आप? आइदर लगाओगे सेंटेंस, तब सही होगा। तो एनीवन ऑफ हिज हैंड्स इज डिफेक्टिव गलत है, क्या होना चाहिए? आइदर ऑफ हिज हैंड्स इज डिफेक्टिव। तो आइदर लगाएंगे तब ये सेंटेंस को सही माना जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये बोल रहा है व्हेन द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड, अ नाउन और प्रोनाउन इन पॉसेसिव केस शुड नॉट बी यूज्ड विद देम। यहां पे नॉट है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, नॉट यूज विद देम। मान लीजिए मैंने कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो एक्सक्यूज वर्ड लिखा हुआ है। ये रूल क्या कह रहा है कि अगर इसमें से कोई सा भी वर्ड आया तो उसके साथ में कभी भी पॉसेसिव वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। मतलब जैसे पॉसेसिव वर्ड कौन से होते हैं? जैसे ये पेन है, मुझे अगर ये कहना है कि ये आपका पेन है, तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज योर पेन। तो कौन सा वर्ड है जो पोजेशन दिखा रहा है? योर वर्ड ने पोजेशन दिखाया है। अगर मैंने कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज, तो योर वर्ड क्या हो गया? पॉसेसिव हो गया। एक्सक्यूज के साथ में योर वर्ड गलत हो गया। तो यही बात ये सारे वर्ड्स कहना चाहते हैं। रूल कह रहा है कि इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर यूज हुआ सेंटेंस में तो इसके साथ में पॉसेसिव वर्ड नहीं आ सकता, वो गलत माना जाएगा। अब कैसे सही करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन से वर्ड्स हैं ये। पहला वर्ड है सेपरेशन, मतलब अलग होना। रिपोर्ट करना किसी को या रिपोर्ट लगाना। लीव छुट्टी होता है जो। पार्डन मतलब जो सॉरी का एक वो होता है। एक्सक्यूज भी आपको पता है, अभी डिस्कस किया हमने। फिर आता है साइट, मतलब जो दृष्टि होती है, देखने का नजरिया भी हो सकता है। मेंशन करना किसी को, किसी का जिक्र करना। फेवर आप जानते होंगे, ठीक है। ये वाले वर्ड्स, ये इतने ही बेटा वर्ड्स हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आएंगे। तो इन 8 वर्ड्स को एटलीस्ट आप ध्यान रखिए कि ये वाले 8 वर्ड्स कभी भी आएंगे, इनके पहले कभी भी पॉसेसिव प्रोनाउन या नाउन नहीं आ सकता। देखिए नाउन कैसे पॉसेसिव बनेगा? अपॉस्ट्रोफी लग गया, पॉसेसिव बन गया, ठीक है। प्रोनाउन कैसे पॉसेसिव बनता है, एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे वी पीपल रिक्वेस्ट योर फेवर फॉर आवर वेलफेयर। अब फेवर किस वर्ड की लिस्ट में आता है? देखिए यहां पे फेवर इस वर्ड की लिस्ट में आता है, फेवर। अब इसके पहले हम पॉसेसिव वर्ड नहीं लगा सकते। यहां पे लिखा है योर फेवर, मतलब योर यहां पे गलत है। कैसे सही होगा ये? वी पीपल रिक्वेस्ट फेवर फ्रॉम यू लिखेंगे तब ये सही होगा। फेवर फ्रॉम यू लिख के ये सेंटेंस को सही बना सकते हैं, ठीक है। अब फेवर फ्रॉम यू लिखेंगे तब ये सेंटेंस सही होगा। समझ गए? तो सेपरेशन, रिपोर्ट, लीव, पार्डन, एक्सक्यूज, साइट, मेंशन एंड फेवर, ये वाले वर्ड जब भी सेंटेंस में आएंगे, इनके पहले आप पॉसेसिव प्रोनाउन या अपॉस्ट्रोफे के साथ में नाउन नहीं लगा सकते, ये गलत माना जाता है, ठीक है। चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, he and yourself have been given with this task, make sure you finish it in time। अब he तो लिखा है, ठीक है, and yourself किस लिए यूज होगा? you के लिए यूज होता है yourself। तो क्या yourself से पहले you लिखा है? नहीं, इसका मतलब है yourself यहां पे गलत है। yourself की जगह क्या लगा दोगे बेटा आप? you लगा दोगे और ये सही हो जाएगा, ठीक है। he and himself लिखेंगे तो एकदम कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसलिए he and you have been given लिखेंगे तब ये सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। A police officer interfered and made the two brothers understand that we should not fight with each other। दो भाई लड़ रहे थे, ये हैं चिंटू और ये हैं पिंटू, ये दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये पुलिस वाले भाई साहब आए, इन्होंने इनको समझाया कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। क्या इन्होंने इन दोनों भाइयों को बोला कि तुम आपस में मत लड़ो? नहीं बोला, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए एक जनरल स्टेटमेंट है, दो लोगों के लिए नहीं है। तो क्या ईच अदर यूज करना सही है? यहां पे ये गलत है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए बेटा? वन अनदर यूज करेंगे तब ये सही माना जाएगा, ठीक है। तो ईच अदर की जगह क्या लगाओगे आप? वन अनदर लगाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड, द ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर फॉर प्रॉपर्टी एंड देयर फादर टुक नो स्टेप। अब यहां पे कहीं दो लिखा हुआ है? नहीं लिखा है। भाई लड़ रहे थे प्रॉपर्टी के लिए आपस में। कितने भाई लड़ रहे थे ये मेंशन नहीं है, और सिर्फ दो ही भाई होते हैं ऐसा भी कोई रूल नहीं है। तो द ब्रदर्स वर फाइटिंग विद ईच अदर, यहां ईच अनदर लिखा है, ध्यान से देखिए, ईच लिखा है और अनदर लिखा है। या तो ईच अदर होता है या वन अनदर होता है। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए वन अनदर। तो अनदर वर्ड तो सही है,
ईच को काट के यहां पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ये सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखते हैं। बोथ ऑफ द लेबरर्स वर नॉट विलिंग टू वर्क दैट डे बिकॉज ऑफ कोल्ड वेदर। अब बोथ लिखा है और साथ में नॉट लिखा हुआ है। हमने देखा था कि बोथ के साथ में हम नॉट नहीं लगा सकते, ये गलत माना जाता है, तो नॉट को यहां से हटाएंगे। और मैंने आपसे क्या बताया था, बोथ की जगह पे आप क्या यूज करोगे, आपको यूज करना पड़ेगा नाइदर, नाइदर यूज करना पड़ेगा, तब ये सही माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा एग्जाम में आता तो पहला पार्टीशन रहता इस जगह पे, मतलब यहां पे गलती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। आइदर ऑफ द ब्रदर्स विल बी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल एट द टाइम ऑफ हिज ऑपरेशन। क्या यहां पे 2 ही भाई हैं ऐसा लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, तो आइदर ऑफ की जगह पे हमें आइदर ऑफ हटाना पड़ेगा। आइदर की जगह पे हमने क्या लगाया था, एनी वन लगाया था, तो एनी वन लिखेंगे और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां पे नाइदर होता तो हम क्या लगाते, नन ऑफ द ब्रदर्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और जानते हैं इन पे कैसे हम वही वाले रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। हमने पढ़ा था ऐसा, ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जिनके बाद में क्या आता है, हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है। उसमें वॉज भी था, तो वॉज के बाद में जो हिम लिखा है ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हटाएंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, इट वॉज ही, यानी कि पार्ट नंबर 1 में हमें मिल गई एरर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरली। अब आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आई के बाद में ही लिखा है और प्रिपेयर्ड लिखा है। हमने पढ़ा था कि एक से ज्यादा प्रोनाउंस होंगे और सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, सीक्वेंस होगा 2, फिर होगा 3, फिर होगा 1। यहां पे कितने प्रोनाउंस है, सिर्फ 2 है, फर्स्ट और थर्ड पर्सन, तो हम सेकंड वाले का काट देते हैं। यहां पे सेकंड वाले का नंबर नहीं आ पा रहा है, थर्ड और फर्स्ट की जरूरत है, तो भी पहले आएगा थर्ड फिर आएगा फर्स्ट। तो आई एंड ही बेटा यहां पे गलत है, इसकी जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, ही एंड आई लिखना पड़ेगा, तो मतलब पार्ट नंबर 1 में एरर हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक। अब माई अंकल फोर्स्ड, ये क्या है बेटा, ये वर्ब है। हमने सीखा था वर्ब के बाद में कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। माई फ्रेंड तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कोई एग्जैक्ट प्रोनाउन नहीं है। उसके बाद में जो प्रोनाउन यूज हुआ है आई, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मी लिखना पड़ेगा, तब ये होगा ऑब्जेक्टिव। इसीलिए वर्ब के बाद में हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, चलो नंबर 4 देखते हैं। Each one of you must make up their mind as I did. Each one of you, तुम में से हर एक, मेकअप कर लो उनका माइंड, गलत हो गया ना, मेकअप कर लो अपना माइंड, ऐसा होना चाहिए। तो देयर जो लिखा है ये गड़बड़ है, यहां पे क्या होगा, मेकअप योर माइंड। जिसके रेफरेंस में बात हो रही है बेटा उसी का प्रोनाउन यूज करते हैं, तो देयर की जगह क्या लिखेंगे, योर माइंड, और ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ देखो। बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। आदमी के लिए जरूरी है। अब यहां पे जैसे ही मैंने देयर लगाया ये गलत हो गया, क्या होना चाहिए, देयर की जगह पे मैन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो देयर की जगह भी क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, तब ये सही माना जाएगा ना बेटा। क्लियर है, चलो आज की क्वेश्चन की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको ये प्रोनाउन के रूल समझ आए होंगे और इस पे मल्टीपल क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो डाउट्स हो मेरे को कमेंट्स में बताइए, विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व देम, और आगे वाले रूल्स में हम और नई नई चीजें सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।